आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में हमारी बात हो गई थी कि लास्ट क्लास में हम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा बेटा? अभी भी सही नहीं आ रहा है साउंड? देखना जरा एक बार। तो पिछली क्लास नहीं आ रहा, बाकी लोगों को पास आ रहा है साउंड सही से? साउंड आ रहा होगा क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना वॉल्यूम वगैरह चेक करके देखिए आप लोग। ओके, तो पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी और हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में रेनफॉल की बातें कर ली थी। और रेनफॉल को लेकर के हमने ग्लोबल पैटर्न क्या था उसको डिस्कस किया था। ग्लोबल पैटर्न के बाद में कैसे हाइड्रोस्फीयर है वो बाकी सभी चीजों को कनेक्ट करता है, वो सारी बातें भी हमारी हुई थी। देन हम आज जो नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी जैसे अपन बात कर रहे थे कि इकोलॉजी के अंदर जब भी हम इकोसिस्टम्स की बातें करते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर काफी सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में काम करते थे, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस के लिए काम करते थे। तो बाहर के जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स थे उनको हमने एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में लिया था और उन्हीं में एक फैक्टर अब हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जीवों को या जो भी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सभी प्रकार के जीवों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा हम हर फैक्टर के लिए कह सकते हैं कि जैसे रेनफॉल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी जीवों को प्रभावित करता है, वैसे ही टेम्परेचर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी जीवों को प्रभावित करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में चाहे हम किसी भी फैक्टर को काउंट करें, जैसे कि हम मान लीजिए कि सॉइल पीएच ले लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जीवों को किसी न किसी फॉर्म में प्रभावित करती है। अगर हम सॉइल न्यूट्रिशन ले लेंगे तो वो भी प्रभावित करता है। इट मीन्स हमारी सराउंडिंग में जितने भी फैक्टर्स होते हैं दे ऑल फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग मैग्नीट्यूड के अंदर, कोई ज्यादा प्रभावित कर सकता है, कोई कम प्रभावित कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्रभावित है वो नहीं करता। तो जो फैक्टर्स हैं वो जीवों को प्रभावित करेंगे और आज हम टेम्परेचर किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करता है उसकी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने रेनफॉल के साथ में लिया था कि रेनफॉल का हमने ग्लोबल पैटर्न डिस्कस किया था कि पूरे ग्लोब के ऊपर रेन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पहले हम बात करेंगे कि हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर टेम्परेचर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है। क्योंकि हम इकोलॉजी की जो हमारी फील्ड है उस फील्ड में सबसे जो बड़ा लेवल हम जो मानते हैं या जो एक्सट्रीम कंडीशन या जो हाईएस्ट लेवल हम देखते हैं तो दैट इज ओवर अर्थ। तो हमारी अर्थ के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर का रिजाइम है या टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो किस प्रकार से होती है, तो उसको हम यहाँ पे एक बार समराइज कर लेते हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो जैसा हमने बात की थी कि जब हम रेनफॉल की बातें कर रहे थे तो भी हमारे पास एक बात डिस्कस हुई थी कि अल्टीमेटली जो ड्राइविंग फोर्स होता है हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम्स हैं वो सभी इकोसिस्टम एनर्जी और मैटर से डिराइव होते हैं। और एनर्जी और मैटर में अगर हम एनर्जी की बात करें तो सारी एनर्जी सन की होती है, हमारे एटमॉस्फेयर से होकर के हमारी अर्थ तक जो एनर्जी आती है दैट इज सन एनर्जी। तो सेम कंडीशन जो हमने प्रेसिपिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की थी वही चीज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री यानी कि जो ट्रॉपिकल लाइन है वो ट्रॉपिक लाइन वही है जहाँ पे सन रेज डायरेक्टली सीधी पड़ती है। तो 0 डिग्री अपने आप में बहुत खास है। दो एंगल से आप तक बात कर लिया आपने। अगर हम पहले एंगल की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे
रहे हैं तो हमें पता लग रहा था कि 0 डिग्री ग्लोब का वो पार्ट था जहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है। हाईएस्ट रेनफॉल आपने ट्रॉपिकल लाइन के ऊपर नोट किया था। बिल्कुल उसी प्रकार से हाईएस्ट टेम्परेचर भी हमें यही देखने को मिलेगा। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो हाईएस्ट टेम्परेचर भी हमें 0 डिग्री लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अगर हम अब हमारी दोनों चीजों को समराइज कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो 0 डिग्री लाइन थी उस 0 डिग्री लाइन के ऊपर दो चीजें पीक पे हैं। वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज रेनफॉल। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर हाईएस्ट हमें कहाँ मिलने वाला है? 0 डिग्री। तो ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री की जो लाइन है दैट इज विद द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज। दूसरी खास बात हमने वहां पे ये भी देखी थी कि जब हम बात कर रहे थे कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करता है, खुद की जो एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर भी ये रोटेट करता है और साथ ही साथ में ये सन के चारों तरफ भी रोटेट करता है। ये सन के चारों तरफ भी रोटेट करता है। इस वजह से जो हमारा अर्थ का खुद का एक्सिस के ऊपर रोटेट होना था, इससे तो हम बात कर रहे थे कि डे एंड नाइट बनते हैं। ओनली डे एंड नाइट की फॉर्मेशन अर्थ की इस मूवमेंट से होती है, जबकि अर्थ की ये वाली जो मूवमेंट थी इसकी वजह से यहाँ पे जो सीजन्स है वो बनती है। सीजन्स की फॉर्मेशन जो 365 डेज के अंदर ये अपना रोटेशन पूरा करती है, उसकी वजह से सीजन्स क्रिएट होते हैं। और अगर हम सीजन्स को भी देखें तो पूरे ग्लोब के ऊपर सीजन्स नहीं पाए जाती हैं। सीजन्स कहाँ पाए जाएंगी? सीजन्स पाए जाएंगी 0 डिग्री से इधर का एरिया और साउथ की तरफ का एरिया। इट मीन्स ये जो एरिया हमारे पास है, ट्रॉपिकल लाइन के ऊपर सीजन्स नहीं बनती हैं। ट्रॉपिकल लाइन से साउथ में अगर हम जाएं या नॉर्थ में अगर हम जाएं तो हमारे पास जो जोन आएंगे उन जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। उनका अलग से नाम है, दैट इज टेम्परेट जोन। तो ये भी टेम्परेट है और साउथ वाला ये भी टेम्परेट है। बोथ आर टेम्परेट जोन। जो 0 पे है दैट इज ट्रॉपिकल जोन और ट्रॉपिकल से नॉर्थ एंड साउथ पे है टेम्परेट जोन। ध्यान रखेंगे आप इन चीजों का कि नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड में टेम्परेट जोन्स हैं। और टेम्परेट जोन की खास बात क्या है कि एयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। सीजन्स बनती है। और अगर हम सीजन की बात करें कि सीजन क्या होता है, तो सीजन को जैसे हम नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो ऋतुएं होती हैं, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि कुछ सीजन ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर हाई होता है, कुछ सीजन ऐसी होंगी जहाँ पे टेम्परेचर काफी बड़ा होता है, और दूसरी कुछ सीजन ऐसी होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफी लो होता है। तो टेक्निकली हम जिस बात को फोकस करना चाहते हैं वो तो ये है कि टेम्परेचर बड़ा है या छोटा है। सीजन्स होंगी तो साल भर टेम्परेचर की हालत एक जैसी नहीं होती है। कुछ टाइम के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, दे आर कॉल्ड समर, और कुछ समय पे टेम्परेचर कम है, दैट ड्यूरेशन और दैट टाइम इज कॉल्ड एज विंटर। तो समर एंड विंटर सीजन्स की फॉर्मेशन केवल हमें कहाँ मिलेंगी? टेम्परेट जोन में मिलेंगी। ट्रॉपिकल जोन में सीजन्स है वो नहीं पाए जाएंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर सीजन्स है वो हमें नहीं मिलेंगी। इसके बाद में अगर हम ट्रॉपिकल जो टेम्परेट जोन था, अगर हम टेम्परेट जोन से साउथ में चले जाएं, ऊपर नॉर्थ में या नीचे अपन साउथ में चले जाएं, तो हमको वहां देखने को मिलेगा कि यहाँ कंडीशंस है वो बिल्कुल से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये भी कोल्ड रीजन्स है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये दोनों कोल्ड एरियाज हैं। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो बात ये आ रही थी हमारे पास
कि हमारा जो पूरा ग्लोब था, इस ग्लोब के ऊपर जो सनलाइट है वो सनलाइट एक जैसी नहीं है। ये जो पार्ट था, इस पार्ट के ऊपर सनलाइट बहुत सीधी गिरती है, क्योंकि सूरज के बिल्कुल सामने यही एरिया आता है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पहली बड़ी बात। देयर इज नो सीजन्स, देयर इज नो सीजन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और 12 मंथ्स यही रहना है, साल भर एक ही हालत रहनी है। ऐसा नहीं कि कभी टेम्परेचर कम आएगा, नेवर, कभी टेम्परेचर कम नहीं आएगा। थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत बड़ा मिलना है और रेनफॉल यहाँ पे बहुत बड़ा मिलना है, क्योंकि हमने पीछे वाले फैक्टर में काउंट कर लिया था। तो अगर हम बात करें रैन की तो वो भी ज्यादा था, एज वेल एज टेम्परेचर की। ये दोनों 12 मंथ के लिए, ये भी 12 मंथ और ये भी 12 मंथ, यानी कि साल भर हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, इन दोनों को फेस करता है हमारा ट्रॉपिकल जोन। अगर हम ट्रॉपिकल जोन से दोनों साइड में मूव करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि ट्रॉपिकल जोन से नॉर्थ में भी एंड साउथ में भी, दोनों डायरेक्शंस के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ दोनों डायरेक्शंस के अंदर, जिसका माइक ऑन आ रहा है वो अपना माइक ऑफ कर दीजिए बेटा एक बार में, क्योंकि बैकग्राउंड की जो आवाजें हैं वो आवाजें साथ में आ रही हैं। जिसका माइक चालू हो माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल जोन से नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं तो हमें मिल रहा है टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन की खास बात क्या थी, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, सीजन्स बनेगी। सीजन्स बनेंगी तो हमारे पास ऑप्शन आता है, या क्या कंडीशन आती है कि कुछ बार टेम्परेचर कम होगा, साल भर एक जैसा नहीं है, कुछ टाइम के अंदर टेम्परेचर नीचे जाएगा और कुछ टाइम में टेम्परेचर ऊपर जाएगा। इसके बाद में तीसरा जोन हमारे पास जो आया था, दैट इज सुपर कोल्ड, और ये हमारे पास है पोलर रीजन, जो नॉर्थ पोल पे भी है और साउथ पोल पे भी है। खास बात क्या है कि ये हमेशा ही ठंडे रहते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें तो जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट है वो यहाँ पे लगभग डिलीट हो गया है, कि यहाँ पे जो समर है वो तो होती नहीं है, या होती है तो बहुत छोटी होती है, जबकि जो विंटर है ये काफी बड़ी हो गई है। इन सब का कारण एक ही था, और वो कारण क्या था, कारण को अगर हम देखें तो वो कारण ये था कि अगर हम देख पा रहे थे या समझे इस चीजों को, तो सबसे गर्म इसलिए था क्योंकि ये सन के बिल्कुल सामने है। ये थोड़े से ठंडे हुए, साल भर ठंडे नहीं है लेकिन कभी कभी ठंडे हो जाते हैं सीजन वाइज। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज है वो थोड़ी सी तिरछी हो गई है। अगर आप इन दोनों को देखते हैं कि टेम्परेट जोन के ऊपर जो सूरज की किरणें गिर रही है वो थोड़ी सी सीधी हो गई है, और ट्रॉपिकल जोन के ऊपर जो गिर रही थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल से सीधी थी। अगर ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो ट्रॉपिकल जोन के ऊपर सनरेज कैसे आ रही थी, बिल्कुल से सीधी आ रही थी। और जब हम और तिरछे की बात करेंगे तो ये लाइटें वहां पहुंच रही हैं जहां पे हमारे पोल्स हैं, तो इनके अंदर जो हीट एनर्जी है ये और भी कम हो जाती है, और भी ज्यादा तिरछी है। तो सारे एरिया एक जैसे नहीं है सन के सामने, और सबको लाइट बराबर नहीं मिलती है। लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन दोनों में फर्क है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन दो चीजें होती हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि तीव्रता कितनी ज्यादा है, और ड्यूरेशन और कितने टाइम तक वो लाइट गिर रही है, ये दोनों अलग अलग हैं ड्यूरेशन। अगर ट्रॉपिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग हैं, टेम्परेट को देखेंगे तो यहाँ पे ये चीजें अलग हैं, और पोलर्स को या पोल्स को देखेंगे तो वहां पे ये चीजें बिल्कुल से अलग आती हैं। तो ये तो हम समझ पा रहे थे कि जैसा हम रेनफॉल के लिए कह रहे थे, सेम वही चीज यहाँ पे आ गई है। और क्या चीज आई है कि अगर हम अर्थ के ऊपर 0 डिग्री से मूव करें तो 0 डिग्री से जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेम वही चीज हमारे पास आ रही है।
कि ट्रॉपिक्स से जैसे ही पोल्स की तरफ जाए, नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए, हमारे पास एक ही चीज आनी है और वो क्या है कि टेम्परेचर्स विल बी डिक्रीज। तो ये जो बात हुई थी ये हमने देखा कि हम ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से मूव कर रहे हैं। जैसा हमने रेनफॉल के साथ में भी देखा था कि अगर हम रेनफॉल की बातें कर रहे थे तो वहां पर भी सेम था, और रेनफॉल को अगर हम एक माउंटेन के एल्टीट्यूड के साथ में देख रहे थे तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसी ही बातें दिखाई दे रही थी। क्या दिखाई दे रही थी? अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास एक माउंटेन है, और अगर हम इस माउंटेन की बात करें तो इस माउंटेन के ऊपर जब हम हाइट पे गए थे, जब हम ग्राउंड लेवल से हाइट की तरफ मूव कर रहे थे, तो हमें पता था कि हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ है, हाईएस्ट टेम्परेचर, और लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ है। तो सेम वही पैटर्न है। आप ग्लोब पे क्या कर रहे थे? ग्लोब पे 0 डिग्री से जा रहे थे, चाहे आप किधर भी जाएं, नॉर्थ और साउथ, आप किधर भी जाएं आपको पैटर्न वही मिल रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हाई से टेम्परेचर हमें कैसा मिलना है? लो, यानी कि टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, टेम्परेचर के अंदर गिरावट आ रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम ग्लोब के ऊपर ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ जाएंगे तो भी डिक्रीजमेंट आएगा। अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एल्टीट्यूडली मूव करेंगे, हाइट के साथ में अगर मूव करेंगे, तो टेम्परेचर कैसा मिलेगा? हमें डिक्रीज होता हुआ ही मिलेगा। तो ये तो बातें हुई कि हमारे पास जो पैटर्न है वो पूरे ग्लोब पे कैसे होंगे टेम्परेचर को लेकर के, और उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारा एक ही अगर कोई लोकेशन हो, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से अगर हमने कोई एक ही पोजीशन ग्लोब के ऊपर या कोई एक इकोसिस्टम हमने ले रखा हो या एक ही जियोग्राफिकल एरिया हमने ले रखा हो, तो अगर उसमें हम हाइट की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर के साथ में क्या होने वाला है, ये चीजें भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में भी होती है और आपको ये चीज समझ में भी आनी चाहिए, दिस इज थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की। थर्मल का मतलब तो हम समझते हैं कि टेम्परेचर से जुड़ा हुआ मामला है, और स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण को बोलते हैं। लेयरिंग जो होती है, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्राटा बनते हैं, अलग अलग स्तर बनते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। हिंदी में इनको ज्यादा शुद्ध हिंदी अगर आप बोलना चाहें तो इनको हिंदी में बोलते हैं संस्तरण। कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना परेशान नहीं होना है। स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड है, स्ट्रेटिफिकेशन जब भी आप किसी वर्ड के अंदर ऐसा लिखते हैं ना, ION, दिस इज फॉर ए प्रोसेस, दिस इज फॉर ए प्रोसेस, कि ये तो किसी प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे जो मेन वर्ड है दैट इज स्ट्राटा, STRATA, स्ट्राटा। और स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर। स्ट्राटा, ये बहुवचन के अंदर कई सारी जो परतें होते हैं उनको स्ट्राटा बोलेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो हम उसको स्ट्रैटम बोलेंगे। तो ये तो वैसे बात है जैसे हम गैमिटेंजियम और गैमिटेंजिया बोलते हैं, तो सेम वही चीजें हैं। तो इसी प्रकार से जो लेयर होती है, लेयर विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैटम, और प्लूरली वी विल कॉल्ड एज स्ट्राटा। तो जो परतें बनती हैं उन परतों के बनने की प्रोसेस का नाम होता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, केवल परतें हैं। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद केवल इतना सा है कि हमें डिस्कस करना है टेम्परेचर को लेकर के परतें किस प्रकार से बनती हैं, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, टेम्परेचर को लेकर के लेयर्स कैसे बनती हैं। टेम्परेचर को लेकर के जो लेयर्स बनती हैं उन लेयर्स को हमें दोनों साइड से देखना है। यानी कि हम इकोलॉजी के अंदर दो प्रकार के मैन इकोसिस्टम्स लेते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लेते हैं और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम लेते हैं।
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास जमीन पे मिलने वाले इकोसिस्टम होते हैं, लेकिन हम जमीन के अंदर टेम्परेचर की अलग अलग स्ट्रेटा होते हैं, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। इसकी तुलना में हम जाएंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर किस प्रकार से टेम्परेचर की लेयर्स है या टेम्परेचर का जो चेंजेज है वो एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से होता है। तो एक तो हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर किस प्रकार से चेंज होता है या उसका पैटर्न क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर टेम्परेचर है वो किस प्रकार से चेंज होता है या उसकी अलग अलग जो परतें हैं वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात कर लेते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे लिया है लेक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के रूप में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक लेक इकोसिस्टम है और इस लेक इकोसिस्टम के अंदर टेम्परेचर किस प्रकार से बदलता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, तो स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स लेयर्स, ये बात आपको समझ आ गई थी कि स्ट्रेटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, दिस इज द वर्टिकल जोनेशन। लेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल जोनेशन। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस के अंदर जो अलग अलग जोन्स बनते हैं दिस इज द वर्टिकल जोनेशन, एंड वर्टिकल जोनेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। जब हम कम्युनिटी पढ़ेंगे तो कम्युनिटी के अंदर भी स्ट्रैटिफिकेशन आएगा। हालांकि इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है, उसे अपन बोलते हैं स्कैरिफिकेशन, SCARI, स्कैरिफिकेशन। आप में से कोई बता सकता है कि स्कैरिफिकेशन क्या होता है? ये तो स्ट्रैटिफिकेशन है, एक होता है स्कैरिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन क्या होता है? एनीवन आप में से कोई भी जो बताना चाहे कि स्कैरिफिकेशन क्या होता है? ये भी बॉटनी का ही शब्द है वैसे स्कैरिफिकेशन। आप में से कोई बताना चाहे? एनीवन, एनी आइडिया किसी को भी? आप में से कोई भी जो बताना चाहे कि स्कैरिफिकेशन क्या होता है? ये सेकंड ईयर का है, प्लांट फिजियोलॉजी का वर्ड है और सीड डोरमेंसी से जुड़ा हुआ वर्ड है। सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कई सारी विधियां अपनाई जाती हैं, उन्हीं में से एक विधि का नाम है स्कैरिफिकेशन। यह स्कैरिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा बीजों की जो प्रसुप्ति अवस्था होती है, जो डोरमेंसी होती है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। तो अब आप बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब आप स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो बस आपको स्ट्रैटिफिकेशन ही आना चाहिए, साथ में बगल में दूसरा वर्ड है स्कैरिफिकेशन, तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत अता पता रहना चाहिए कि ये क्या चीज होती है, इसका मतलब क्या होता है। एनीवन? नो? आप सारे BSc सेकेंड ईयर को तो पढ़ चुके हैं पहले से, तो आपको आना चाहिए था। इट मीन्स आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, भूल गए तो हम बता देते हैं। जो हार्ड सीड होते हैं उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका एक सीड कोट होता है, कि जो ऐसे बीज जो मोटी सारी बीज भित्ति की वजह से अंकुरित नहीं होते, उनकी समस्या क्या होती है? उनकी समस्या होती है कि उनके पास एक हार्ड सीड कोट होता है, और हार्ड सीड कोट को अगर हम किसी पत्थर के ऊपर घस दें, रब कर दें, या किसी केमिकल से हम उसको कमजोर कर दें, राइट, तो क्या होगा? इसके हार्ड सीड कोट के अंदर क्रैक्स आने लग जाएंगे। तो जो हार्ड सीड कोट है वो फिजिकल फोर्सेस, दीज आर फिजिकल फोर्स, दिस इज केमिकल फोर्स। या तीसरा एक क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि किसी पक्षी ने किसी फल के बीज को खाया और उसके बाद में उसके एक्सक्रीटा में वो बीज निकलता है, तो पक्षी का जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके सारे एंजाइम्स वो उस पर काम करेंगे। तो वो एक बायोलॉजिकल तरीका भी हो सकता है कि बीजों के हार्ड बीजावरण को कमजोर करने के लिए फिजिकल फोर्स भी काम आ सकते हैं, केमिकल फोर्स भी काम आ सकते हैं, और बायोलॉजिकल फोर्स भी काम आ सकते हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं?
वो हार्ड सीड कोट के अंदर क्रैक्स कोज कर रहे हैं, उनकी वजह से सीड कोट कमजोर हो जाएगा और जर्मिनेशन है वो आने लग जाएगा। तो दैट प्रोसेस, इसको वीक करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्कैरिफिकेशन। दैट इज अनदर टर्म, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड फिजियोलॉजी, सीड डोरमेंसी ब्रेकडाउन से जुड़ा हुआ वर्ड था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने एक लैक इकोसिस्टम ले रखा है कि एक झील है, उस झील को हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के रूप में डिस्कस कर रहे हैं और वहां पे हम किस प्रकार से टेम्परेचर को लेकर के लेयरें पाई जाती हैं, उन लेयर्स को हम समझेंगे। तो दिस इज द वाटर सरफेस, और इस सरफेस के अंदर जो जोन्स हैं उनको हम इस प्रकार से पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो झील होती है उसका मतलब होता है कि एक डिप्रेशन है। जैसे ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब एक गड्ढा जैसा है, डिप्रेशन एक गर्त है, ये एक गड्ढा है और इस गड्ढे के अंदर पानी है वो भरा हुआ है। दिस इज ए लैक इकोसिस्टम कि एक डिप्रेशन। हालांकि जो ओशंस हैं वो भी ऐसे ही गड्ढे होते हैं, वो भी पानी से भरे हुए गड्ढे होते हैं, लेकिन वो लैक की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। तो हम एक लैक को एग्जांपल लेकर के इसकी बात समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस जोनेशन को देख पाए। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर का जो परत होता है पानी का, दिस इज, इसके लिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये पानी सबसे ज्यादा गर्म होता है, वार्म वाटर, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इसी को हीट करती है। दिस इज वार्म वाटर, सबसे हाई टेम्परेचर इसी का है। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एपिलिम्नियन। क्या बोलेंगे? एपिलिम्नियन। तो सबसे ऊपर की जो परत, और उस परत की खास बात क्या है कि डायरेक्ट सनलाइट उसको हीटिंग करती है, वहां का टेम्परेचर सबसे बड़ा होता है, उस परत का नाम होता है एपिलिम्नियन। यहाँ लगभग एपिलिम्नियन के रूप में इतना सारा वाटर है और इस वाटर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे एपिलिम्नियन रेंज के अंदर जितना भी पानी है उसका टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट होता है, लगभग कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारा वो पानी है जिसको एक समान रूप से सनलाइट मिलती रहती है, यानी कि हीटिंग है वो लगातार यहाँ पे होती रहती है। तो लगभग सारा पानी टेम्परेचर को लेकर के कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट वाली चीज को हम साइड में एक ग्राफ बना करके बताया हुआ है, उस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि नीचे आपको टेम्परेचर दे रखा है और दूसरी साइड में हमें डेप्थ दे रखी है कि गहराई दे रखी है। तो सबसे ऊपर जो आपके पास लिम्नियन था, एपिलिम्नियन, वहां पे टेम्परेचर लगभग सेम है, टेम्परेचर लगभग सेम है यहाँ तक। तो इस पार्ट के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर, और उसको हम बोलेंगे एपिलिम्नियन रीजन। लेकिन जैसे ही हम इस एपिलिम्नियन से नीचे आएंगे हमें एक दूसरा जोन मिलेगा, दिस वन, ये जोन मिलेगा, दिस वन। इस जोन की एक खास बात होती है, और वो खास बात क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से चेंज होता है, दिस वन, कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना था और यहाँ तक टेम्परेचर इतना आ जाता है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर चेंज है। और वो टेम्परेचर में चेंज कहाँ मिलेगा हमें? एपिलिम्नियन के ठीक नीचे जो लेयर होती है, और इस लेयर का नाम है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, थर्मो फॉर टेम्परेचर और क्लाइन का मतलब एक प्रकार की उसमें प्रवणता है, एक प्रकार का ट्रेंड है। और वो ट्रेंड क्या है? टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन का ट्रेंड है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ पे टेम्परेचर कम। तो केवल जो चेंज वाला पार्ट है, पूरे झील को अगर हम नीचे से ऊपर तक का पूरा इसका वर्टिकल स्पेस देखें तो पूरे वर्टिकल स्पेस में केवल ये जगह ऐसी है, केवल जो आपके पास ये आ रहा है ये वाला भाग ऐसा है, दिस वन, दिस वन, ये एक ऐसा भाग है थर्मोक्लाइन जिसको आपने बोला है। ये थर्मोक्लाइन वो हो गया जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है।
टेम्परेचर आपको कैसा मिलेगा, चेंज मिलेगा। इसके बाद में अगर हम और नीचे आए तो हमारे पास जो जोन आना है दैट इज हाइपोलिम्नियन। ये एपी था और नीचे वाले को हम बोलेंगे हाइपो। हाइपोलिम्नियन की दोबारा से खास बात है कि वहां पे टेम्परेचर वापस से कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर वापस से कैसा है, कांस्टेंट। तो दिस इज अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस वाज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी भी वाटर बॉडी के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर की जो परत है उस परत के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे नीचे की परत जिसको हम हाइपोलिम्नियन बोलते हैं उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है बट उसका टेम्परेचर वार्म नहीं है, ये वार्म नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है, तो दिस इज कोल्ड वाटर। सबसे नीचे हाइपोलिम्नियन में जो मिलेगा दैट इज कोल्ड वाटर, लेकिन कांस्टेंट है वो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट दो जगह पे है, एपिलिम्नियन गर्म पानी बट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, हाइपोलिम्नियन ठंडा पानी बट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला। और इन दोनों के बीच में आ गया ऐसा जोन दैट इज थर्मोक्लाइन। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि वार्म से लेकर के ठंडे तक का एक पूरा ट्रेंड मिलेगा और इस गिरती हुई लाइन, टेम्परेचर की गिरती हुई लाइन का नाम होता है क्लाइन। और ये टेम्परेचर की लाइन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन हमें एपिलिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन के बीच वाले जोन के अंदर थर्मोक्लाइन वाला एरिया मिलेगा जहां पे हमें टेम्परेचर है उसमें रैपिड चेंज मिलेंगे। गिरावट वाला या फ्लक्चुएशन वाला या चेंज वाला केवल एक ही जोन है दैट इज थर्मोक्लाइन जोन इन बिटवीन एपिलिम्नियन विद अ वार्म कांस्टेंट वाटर एंड द लोअर वन हाइपोलिम्नियन विद अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। तो ये दो चीजें आपके पास आनी थी कि स्ट्रेटिफिकेशन को अगर हम एक्वेटिक बॉडी में समझें तो हमें पता लग रहा था कि ऊपर गर्म पानी की परत जिसका टेम्परेचर लगभग एक जैसा रहता है, नीचे ठंडे पानी की परत जिसका टेम्परेचर एक जैसा रहता है और इनके बीच में एक ऐसी परत जहां पे टेम्परेचर में बहुत बड़ा बदलाव है वो देखने को मिलता है, दैट वाज थर्मोक्लाइन। तो ये तो बात हो गई कि अगर हम किसी एक्वेटिक वाटर बॉडी और लेक इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे हमें टेम्परेचर का स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मोस्ट्रेटिफिकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो थर्मोस्ट्रेटिफिकेशन इन एक्वेटिक वाटर बॉडीज या थर्मोस्ट्रेटिफिकेशन इन लेक इकोसिस्टम किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा तो वो चीज हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब एक दूसरी चीज और आपको देख लेनी है, वो हमें ये समझना है या वो चीज हम इस प्रकार से लें कि अगर हम बात करें हमारे एपिलिम्नियन की तो एपिलिम्नियन के अंदर हमेशा पानी गर्म रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स या ऐसे एक्वेटिक लाइफ हमें मिलेगी जो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट है। जो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें कहाँ मिलने वाले हैं, एपिलिम्नियन में। और इसी प्रकार से जो लो टेम्परेचर के लिए अडेप्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, हाइपोलिम्नियन के अंदर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक जैसा रखना चाहते हैं, जैसे कुछ हाई को पसंद करते हैं वो हाई वाले जोन में मिलेंगे, कुछ लो में लगातार पसंद करते हैं वो लो वाले में मिलेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बाहर के वातावरण में अगर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो तो उसको सह सकते हैं, वो यहाँ पे मिलेंगे। जो एक फ्लक्चुएट टेम्परेचर को फेस कर सकते हैं, जो एक फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर को पसंद करते हैं या फ्लक्चुएशन वाली जो रेंज है उसमें जो सरवाइव कर सकते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, थर्मोक्लाइन वाले जोन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो एक साइड में तो हमने ये कहा कि जोनेशन कैसा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक टेम्परेचर की हालत कैसी होती है और जैसा टेम्परेचर है उसको पसंद करने वाले जीव हमें उस पर्टिकुलर जोन के अंदर सरवाइव करते हुए मिल जाएंगे।
तो दिस इज द एक्वेटिक वाटर बॉडीज कि वहां पे हमने किस प्रकार से थर्मोस्ट्रैटिफिकेशन को समझा। अब जैसे हमने वाटर बॉडीज को समझ लिया, वैसे हमारे पास दूसरी चीज आती है कि हम अब हमारा जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर की भी बातें करें। हालांकि जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर भी जो हम स्ट्रेटिफिकेशन है उसको ले सकते हैं। सॉइल के स्ट्रेटिफिकेशन को हम एक अलग टॉपिक होता है सॉइल हॉरिजॉन उसके रूप में पढ़ते हैं, लेकिन सॉइल हॉरिजॉन है वो टेक्सचर को लेकर के बनावटें होते हैं कि अलग अलग परतों के रूप में अलग अलग जो बनावटें होती हैं, टेक्सचर्स होता है, वो बनावट की बात होती है, टेम्परेचर की बात नहीं होती है। इवन हमें अनुभव है कि जब आप कभी बच्चे थे आपने गड्ढा खोदा होगा, जब गड्ढा खोदते हैं तो हमें लगता है कि ऊपर मिट्टी गीली थी वो ठंडी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं लेते, क्योंकि उस सॉइल के उस एटमॉस्फेयर को जो पौधों की मोस्टली जो जड़ें हैं वही काम में लेती हैं। अब हम दूसरी चीज जो डिस्कस करेंगे दैट इज एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है वो पाया जाता है। कि ग्लोब के ऊपर अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो दिस इज द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक जनरल जो चीज देखनी थी, जनरल चीज तो ये है कि जब हम एटमॉस्फेयर में ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में गिरावट आती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और ऐसी चीजें हमने एक माउंटेन के साथ में भी डिस्कस थोड़ी देर पहले की थी कि अगर हम एक माउंटेन पे ग्राउंड सरफेस से अपर सरफेस की तरफ जाएं तो वहां पे हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे काम का नहीं है। पूरे एटमॉस्फेयर में केवल जो नीचे का एटमॉस्फेयर जिसको अपन ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ये यहाँ तक का ट्रोपोस्फियर है, दिस इज ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रोपोस्फियर को अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फियर के अंदर ये नीचे टेम्परेचर आपको दे रखा है, और टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे, इधर हाइट है, अगर हम हाइट की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है दिस वन। क्योंकि हम केवल इतने पार तक सीमित इसलिए हैं क्योंकि ट्रोपोस्फियर ही वो एरिया है जहां पे रेन या प्रेसिपिटेशन का कनेक्शन है, और बारिश ही वो भाग था या प्रेसिपिटेशन ही वो चीज थी जो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसको और जो भी इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी बातें थी उनको प्रभावित करती है। बादलों का बनना, लाइटनिंग होना, थंडरिंग होना, रेन होना, ओले गिरना, एनीथिंग एल्स, वो सब केवल इसी का भाग है, ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को देख रहे थे तो विथ हाइट ये कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम हाइट के साथ में इसको कंपेयर करें तो इंक्रीजिंग हाइट के साथ में टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। इसके लिए कोई खास जनरल रूल नहीं है, बट हम थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि विद द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, कि अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर भाग में, एटमॉस्फेयर के भी ओनली ट्रोपोस्फियर भाग के अंदर अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में लगभग 5 से 10 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अब ना तो हम यहाँ पे इसको 5 डिग्री कह सकते हैं एग्जैक्ट, ना इसको हम 10 डिग्री कह सकते हैं। इसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि ग्लोब के अलग अलग भागों के ऊपर टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, दूसरी बात ह्यूमिडिटी एक जैसी नहीं है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस होती हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें गिरावट है वो ज्यादा आएगी या इसमें गिरावट है वो कम आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एज ए रूल, एज ए जनरल हम क्या कह सकते हैं, विद द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर देयर विल बी डिक्रीज ऑफ 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये फिक्स नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। मैंने आपको पहले एक दिन वीडियो में आपसे बात हुई थी कि सराउंडिंग के अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवन जो वाटर वेपर्स गई हुई है वो किस रूप में नीचे आएंगी ये भी अलग अलग जगह के ऊपर जो क्लाइमेट है वही डिटरमाइन करता है। तो सिमिलरली
गिरावट आएगी। दिस इज ए रेगुलर ट्रेंड कि गिरावट श्योर है कि अगर आप हाइट में ऊपर जाएंगे तो देयर विल बी ए डिक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन वो टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज होगा या अच्छे से डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन थी वो किस प्रकार से थी। तो ये तो हमने दो बातें कर ली कि अगर हम लेक इकोसिस्टम को देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन था। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर को देखें तो भी यहाँ पे जो स्ट्रैटिफिकेशन है एक प्रकार का ग्रेडियंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम क्लियर कट स्ट्रैटिफिकेशन नहीं कह सकते, बट देयर विल बी ए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि दिस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर जोन, ट्रोपोस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर यहाँ है और ट्रोपोस्फेयर का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ग्राउंड सरफेस के है। तो हाइट के साथ में लगातार गिरावट आती है, तो यहाँ से यहाँ तक एक कंटिन्यूस गिरावट का ट्रेंड है, दिस इज ए ग्रेडियंट। तो हमें टेम्परेचर में गिरावट का एक ग्रेडियंट मिलना है, दिस वन इज द ग्रेडियंट। आप में से कोई बता सकता है कि हाइट के साथ अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट क्यों आ रही है? अगर हम हाइट के साथ में यहाँ से यहाँ जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट क्यों आती है? एनीवन आप में से कोई भी बताना चाहे कि अगर हम एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट किस वजह से आ रही है? क्योंकि ऊपर की तरफ तो सन क्लोज आएगा तो वहां पे तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, तो वहां पे टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है? एनीवन आप में से कोई भी जो बताना चाहे कि अगर हम एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम तो सन की तरफ जा रहे हैं और सन की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, जबकि हम तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर कम होता है। तो इसके पीछे हम कौन सी बात को समझेंगे या किस वजह से ऐसा होता है? एनीवन? कुछ बताएगा कोई भी स्टूडेंट कि एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर जाने पे ठंडे टेम्परेचर कम हो रहा है, चीजें ठंडी क्यों हो रही हैं, जबकि हम तो सूरज की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो सूरज की तरफ जाएंगे तो गर्मी आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। एनीवन? कोई बात नहीं, ओके, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो हम इस चीज को समझते हैं कि देखा जाए तो हम ये कह रहे थे कि हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, राइट? यस। और अगर हम देखें तो ग्राउंड के ऊपर भी एयर है, एटमॉस्फेयर एयर से बना है और यहाँ भी एयर है, राइट? एयर का कंपोजिशन ही तो होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे गैसेज हैं, वेरियस टाइप ऑफ गैसेज, एयर के रूप में बहुत सारी गैसेज हमारे पास, और जो गैसेज हैं इन गैसेज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी खास बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर हम पृथ्वी के आसपास यानी कि ट्रोपोस्फेयर का नीचे वाला भाग अगर हम लेंगे तो यहाँ पे जो हमारी एयर है दिस इज डेंस एयर, दिस इज डेंस। इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या ज्यादा है, डेंस। और अगर आप हाइट के ऊपर देखेंगे तो एयर तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो एयर है वो डेंस नहीं है, दिस इज लेस डेंस। आप कह सकते हैं कि जो नीचे है एयर ये मोटी एयर है, दिस इज थिक, और ऊपर जो है दैट इज थिन एयर। सपोज कोई चांटा लगाने के लिए हाथ जोर से मार रहा है और आपका गाल उसके सामने आए नहीं, तो क्या आपको चांटा लगेगा? अगर कोई चांटा मारने की कोशिश कर रहा है, उसने जोर से हाथ चला भी दिया, आपका गाल उसके सामने नहीं आया,
तो क्या आपको उस हार्ट में जो भी ऊर्जा है वो आपके गाल को प्राप्त होने वाली है? नहीं होने वाली। सेम चीज यहाँ पे देखेंगे हम कि जब यहाँ पे हम थिन एयर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, डिस्पर्स हैं। डिस्पर्स हैं तो उनको जो सनलाइट है वो हिट कम करेगी, क्योंकि सनलाइट इनके बीच में से निकल जाएगी। तो जिसके साथ सनलाइट टकराएगी केवल उसको हीट मिलेगी, और जिसके साथ सनलाइट नहीं टकराई उसको हीट नहीं मिलेगी। तो ऊपर ये टकराहट बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि हवा वहां पे पतली है, राइट। जबकि नीचे कहानी अलग है। नीचे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल बहुत डेंस है, बहुत डेंस है, क्योंकि पृथ्वी के आसपास वही चीजें मिलेंगी जिनको पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, और वो भारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी सनरेज आती हैं वो सारी किसी न किसी पार्टिकल से टकराई जाती हैं। तो इनके अंदर जो थर्मिक रेडिएशंस होती हैं वो थर्मिक रेडिएशंस यहाँ की एयर को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगी, और वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, फिर इनको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम करती है। तो मतलब ये था कि लोअर ट्रोपोस्फियर के अंदर गैसियस कंपोजिशन डेंस है, और उस डेंस की वजह से टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ये डेंस नहीं है, और डेंस नहीं होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर वो कैसा है, कम है। तो ये बात भी आपको क्लियर रहनी चाहिए। इसके बाद में अब हम एक दूसरी चीज को फोकस करते हैं कि ये तो चलो हमने ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से टेम्परेचर है, वाटर बॉडीज में कैसे है, एटमॉस्फेयर में कैसे है, जोनेशन कैसे है, ये सारा हमने देख लिया। बट इस टेम्परेचर का हमारे जीवों से क्या लेना देना है? क्योंकि इकोलॉजी में तो हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बाहर के वातावरण से क्या संबंध और अंतर संबंध चल रहा होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारे जीवों को टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लाइफ के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? ऑर्गेनिजम्स दे ऑल आर लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लाइफ है उस लाइफ के ऊपर टेम्परेचर कोई प्रभाव डालता है क्या? आप में से कोई भी कुछ बताना चाहे कि क्या टेम्परेचर जीवों की लाइफ को प्रभावित करता है, या जो ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर रहे होते हैं उनको टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, या टेम्परेचर में कुछ होने पे जीवों को किस प्रकार से फर्क पड़ता है? एनीवन आप में से कोई भी जो बताना चाहे। ये तो एक सिंपल सी बात है। जैसे गर्मियों के अंदर तो आप क्या करते हैं, अलग प्रकार से अपना लाइफ स्टाइल होता है, सर्दियों के अंदर आप अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देते हैं। तो आप भी जीव, आप पे भी फर्क पड़ता है, तो बाकी पे भी पड़ता है। लेकिन आप इसको बोलने की कोशिश तो करें कि हम इसको समझाएं कैसे, या इसके बारे में बोलना हो तो बोलें कैसे। एनीवन? हाँ कोमल, आप बताइए बेटा। कोमल सुन पा रहे हो? सूरज आप बता दीजिए, टेम्परेचर जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करता है? क्या हुआ, नहीं बताएंगे? चलो कोई बात नहीं, आपको आता तो सब है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। बताना चाहिए, बताएंगे तभी तो सीखेंगे ना। ओके, अपन देखते हैं इस चीज को कि ऐसा क्या है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सबसे बड़ी जो चीज आ रखी है कि दे हैव टू सरवाइव, कि उनको सरवाइव करना है। मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से बता रखी हैं कि ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट होता है कि किसी भी हाल में उसको जिंदा रहना होता है। सरवाइव, सरवाइव का मतलब जिंदा बने रहना होता है।
और जिंदा बने रहने को हम ऐसे कह सकते हैं कि डेथ नहीं होने देना, खुद की डेथ को आने नहीं देना या डेथ से अपने आप को बचाए रखना, दैट इज सर्वाइवनेस। और इस सर्वाइवनेस के पीछे अगर हम जाकर के देखें कि सर्वाइव कैसे कर पाता है, तो सर्वाइव करने के लिए जो चीज ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्योंकि सर्वाइव करने के लिए फंक्शंस करने पड़ते हैं और फंक्शंस के लिए मेटाबॉलिज्म होना होता है। तो मेटाबॉलिज्म के बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। और अगर हम इस मेटाबॉलिज्म को भी चेक करें कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो हमें पता लग जाएगा कि मेटाबॉलिज्म अपने आप नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म को कुछ एंजाइम परफॉर्म करते हैं। कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर, चाहे वो एनाबॉलिक प्रोसेस चल रही हो चाहे वो कैटाबॉलिक चल रही हो, वहां पे देयर शुड बी सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स। वहां पे कौन है? एंजाइम्स है। यानी कि एंजाइम्स काम करते हैं, और एंजाइम जब काम करते हैं तो एंजाइम के काम करने से मेटाबॉलिज्म रन होता है, और मेटाबॉलिज्म जब रन हो रहा रहता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा होता है। यानी कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एंजाइम्स। पूरी मशीन को रन कौन करा रहे हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम्स के लिए अगर हम देखें तो एंजाइम्स प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। एंजाइम क्या है? प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं या प्रोटीनियस एग्रीगेट्स, प्रोटीन के गुच्छे हैं एक प्रकार के, और ये फंक्शन करते हैं। और इनके फंक्शन को टेम्परेचर प्रभावित करता है। इनके फंक्शन को टेम्परेचर प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? ये हमने देखा था कि जो टेम्परेचर है उसकी वजह से एंजाइम्स के जो फंक्शंस हैं, प्रोटीन्स के जो फंक्शंस हैं, वो प्रभावित होते हैं। कि जो एंजाइम्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अपने फंक्शंस को पसंद करते हैं। अगर हम देखें तो हम कह पाएंगे कि जो हमारे पास एंजाइम्स हैं, अगर हम उन एंजाइम्स की बात करें तो इनका एक टेम्परेचर रेंज होता है। टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एंजाइम आपके पास ऐसा लिया, मान लीजिए कि वो हमारे लीवर का एंजाइम है, तो लीवर के अंदर काम करता है, तो डेफिनेटली वहां पे वो कौन से टेम्परेचर पे काम कर रहा है? ओबियसली वहां पे जो टेम्परेचर है दिस इज ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो लीवर में फंक्शन कर रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर रन कर रहा है। बट होगा क्या कि हो सकता है कि वो 37 से अगर 36, 35 आ जाए तो भी रन कर रहा है, और ऐसे ही 38, 39, 40 हो जाए तो भी रन कर रहा है। अच्छे से काम कहाँ करता है? 37 पे करता है। बट उससे कम के ऊपर भी काम करता है, लेकिन उसकी काम करने की एफिशिएंसी कमजोर हो जाती है, दक्षता उसकी कम हो जाती है, फंक्शन उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आप उससे भी और नीचे चले जाएं, अगर हम इससे भी और नीचे जाएं तो वो फंक्शन नहीं करता है, और ऐसे हम उससे और ऊपर चले जाएं तो फंक्शन नहीं करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 34 था, 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम कर रहा है, और दूसरी साइड में ये 39, मान लीजिए कि 39 डिग्री तक ये काम कर रहा है। तो 34 से लेकर के 39 तक ये इसकी रेंज है। दिस इज रेंज, टेम्परेचर रेंज, कि इसमें ये काम करता है। ये इसका मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम है। जिसके ऊपर सबसे अच्छे से काम करता है उसके लिए एक दूसरा वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम जिस पे एंजाइम सबसे बढ़िया काम करता है, सबसे हाईएस्ट स्पीड पे जब काम करेगा, दैट टेम्परेचर विल बी ऑप्टिमम। और ऐसे जिससे नीचे काम नहीं करेगा वो लास्ट लिमिट, ऐसे जिससे ऊपर जाने पे काम नहीं करेगा वो लास्ट लिमिट। दीज आर एंड की रेंज यहां से लेकर के यहां तक होती है, राइट।
और उससे नीचे रेंज से आप लोअर टेम्परेचर पे जाएं या रेंज से हम हायर टेम्परेचर पे जाएं तो फंक्शंस नहीं होती, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा और फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम देख पा रहे थे तो हम ये समझ लेंगे कि सर्वाइव, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम और टेम्परेचर रेंज। कि एंजाइम हर जगह पे काम नहीं कर सकता, उसको एक खास टेम्परेचर चाहिए, उसी रेंज में वो टेम्परेचर मिलने पे काम करता है। अदरवाइज उसे ज्यादा नीचे चले गए तो फंक्शन नहीं है, उससे ज्यादा ऊपर है तो भी फंक्शन नहीं है। तो हम सेम चीजें अब अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई कर देंगे कि ऑर्गेनिज्म एक टेम्परेचर रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं, और उस टेम्परेचर रेंज से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे वो सर्वाइव नहीं करेंगे, और उससे कम होगा तो भी वहां पे वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म एक टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स हम लेंगे वो सभी ऑर्गेनिज्म एक टेम्परेचर रेंज है, इसी रेंज में सर्वाइव करेंगे, और उससे नीचे गए तो उनका ग्रोथ और सर्वाइवनेस डिस्टर्ब है, और उससे ऊपर आएंगे तो उनका ग्रोथ और सर्वाइवल डिस्टर्ब है। केवल इस रेंज के अंदर वो सर्वाइव करेंगे। अब बात यहीं तक नहीं आती है। अब आपको पता लग गया कि दिस इज ऑर्गेनिज्म एक्स, और इसकी रेंज मान लीजिए कि दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 से लेकर के 20 तक की जो रेंज है उसमें हमारा ऑर्गेनिज्म एक्स सर्वाइव करता है। इट मीन्स एक्स हमें कहाँ मिलेगा? एक्स अब ग्लोब के उसी भागों पे हमें मिलना है। अगर हम कहें कि ये इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ग्लोब के कौन से इकोसिस्टम में मिलेगा, तो ये उस इकोसिस्टम में मिलेगा जहाँ पे कम से कम टेम्परेचर है, उसकी रेंज कहीं ना कहीं 20 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इट मीन्स अगर हमने कह दिया कि ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और ये तो लेह लद्दाख वाला एरिया जहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, हाईएस्ट टेम्परेचर 5 डिग्री रहता है, तो यहाँ पे ये हमें नहीं मिलना, क्योंकि ये कहाँ आ गया, ये लिमिट इसकी यहाँ पे है। तो 5 डिग्री के ऊपर ये सर्वाइव नहीं करता, और जहाँ सर्वाइव नहीं किया जा सकता वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे हम कह दें कि अगर वो कोई समर मंथ्स के बाद और थार डेजर्ट में जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तो ये वहां भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना जो बायोकेमिकल अडेप्टेशन है उनकी वजह से क्या होते हैं, एक टेम्परेचर रेंज को प्रीफर करते हैं, और वो टेम्परेचर रेंज जहाँ पे पाई जाएगी केवल वो उसी जगह पे रहना पसंद करते हैं। तो ग्लोब के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर के क्षेत्र हैं, जैसा कि हमने बात की थी कि सारी जगह पे टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, तो जहाँ पे जैसा टेम्परेचर है वहां पे उस टेम्परेचर को पसंद करने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इट मीन्स टेम्परेचर की एक रेंज है पूरे ग्लोब के ऊपर। टेम्परेचर एक जैसा ना होकर के कैसा है, वेरिएबल है। टेम्परेचर के बहुत सारे ऑप्शन है कि कम भी मिलता है, और ज्यादा भी मिलता है, और ज्यादा भी मिलता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर, ऐसे कई सारे एरिया हैं। तो ठंडे इलाकों में वो रहेंगे जो लो टेम्परेचर रेंज के लिए अडाप्ट है, ऐसे गर्म इलाकों में कौन रहेंगे, जो हाई टेम्परेचर के लिए अडाप्ट है। तो ग्लोब के ऊपर टेम्परेचर को लेकर के वेरिएबिलिटी, सेम चीज को आप स्ट्रेटिफिकेशन के साथ में भी लगा सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर भी ये लागू हो जाएगा कि अलग अलग परतों में टेम्परेचर अलग अलग है, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो वेरिएबिलिटी आई थी कि हर जगह एक जैसा नहीं है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल ने ऑप्शंस क्रिएट कर दिए कि अब वेरिएबिलिटी आ गई, तो अब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स जिसको वो पसंद करते हैं वहां पे अपने आप को वो मेंटेन करा सकते हैं, वहां पे अपने आप को वो सरवाइव करा लेंगे। तो जो टेम्परेचर में वेरिएशन मिला तो वो अलग अलग वेरिएड जो लाइफ है, अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है। साथ में ही आपको एक चीज और देख लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंजाइम्स की बातें कर ली है, तो एंजाइम के साथ में जुड़ा हुआ एक वर्ड है, दैट वर्ड इज Q10। दिस इज Q10। और जो Q10 कॉन्सेप्ट होती है
इसको अपन वॉन हॉप्स रूल भी बोलते हैं, वॉन हॉप्स रूल। आप में से कोई बता सकता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को लेकर के Q10 क्या रूल होता है, या इसमें आप क्या समझते हैं, इसमें हमें क्या बात समझनी होती है, या Q10 का मतलब किस चीज से होता है, एंजाइम की एक्टिविटी में Q10 क्या होता है? एनीवन आप में से कोई भी जो बताना चाहे। एंजाइम एक्टिविटी के अंदर Q10 क्या चीज होती है, Q10 के अंदर हम एंजाइम एक्टिविटी को किस प्रकार से लेते हैं? एनीवन? ये तो सेकेंड ईयर में आप लोगों ने डिस्कस कर रखा है, वहां पे पढ़ रखा है आपने, प्लांट फिजियोलॉजी में एंजाइम्स आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में आ रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटी सी गलती करते हैं, बस वो गलती क्या है वो आपको समझ लेनी है। वो केवल इतना सा था कि जैसे हम किसी एंजाइम की एक्टिविटी का ग्राफ बनाएं, इधर आपने एक्टिविटी बता दी, वाई एक्सिस के ऊपर हम एक्टिविटी बता रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया टेम्परेचर। मान लीजिए कि हमारा जो एंजाइम है, उस एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 35। 35 के ऊपर एंजाइम अच्छे से काम करता है, और उसकी एक्टिविटी की जो रेंज है वो सपोज 15 से लेकर के 40 तक है। एंजाइम 15 डिग्री से लेकर के 40 तक काम करता है। तो ऑप्टिमम बोलने का मतलब तो आप ऐसे लेंगे कि हाईएस्ट इसकी एक्टिविटी कब आएगी, जब टेम्परेचर 35 होगा। 35 से ये एंजाइम कहाँ तक काम कर सकता है, ये एंजाइम 15 तक काम करता है, और आगे अगर हम देखें तो ये कहाँ तक काम करता है, 40 तक करता है। तो एक्टिविटी का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। 15 से पहले इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी 0, और 40 के बाद इनमें एक्टिविटी कैसी है, 0। 35 के ऊपर हाईएस्ट, और 15 से 40 के बीच का। ठीक है। एक दूसरी चीज और आपको ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पे 15 लिखा और यहाँ पे 40 लिखा। 15 और 35 के बीच में दूरी है 20 सेंटीग्रेड, और यहाँ पे दूरी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड की। इट मीन्स ये मैक्सिमम लिमिट थी, ये मिनिमम था, ये ऑप्टिमम था। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस उनका बताएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि जो ऑप्टिमम होता है, ऑप्टिमम इज ऑलवेज क्लोज टू मैक्सिमम। जैसे 35 डिग्री ऑप्टिमम है और 40 डिग्री मैक्सिमम है, तो ऑप्टिमम वही होगा जिसके साथ में मैक्सिमम है वो थोड़ी सी दूरी पे मिलना चाहिए। कभी भी ये नहीं कह सकते कि 15 से 40 के बीच में कोई एंजाइम काम करता है और उसका ऑप्टिमम 18 होगा, ये नहीं होगा, ये कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्टिमम हमेशा मैक्सिमम के साथ में, मिनिमम के साथ में आप इसको कभी नहीं जोड़ेंगे। यानी कि किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का जो ऑप्टिमम पीक जो आएगा वो पीक हमेशा मैक्सिमम की तरफ होता है। तो ग्राफ हमारा बिल्कुल ऐसे बीच में नहीं बना है, ऐसे नहीं बना, ये रॉन्ग ग्राफ है। उसकी पीक हमेशा कहाँ लेनी होगी, मैक्सिमम की तरफ। तो ग्राफ में थोड़ा सा ढलान है इस प्रकार से, राइट। तो अगर हम हमारे Q10 की बात करें तो Q10 केवल यहां तक लागू होता है, दिस इज ऑप्टिमम, दिस इज मिनिमम। और ग्राफ का ये भाग जहां टेम्परेचर के साथ में, ग्राफ के इस भाग को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मैसेज है कि टेम्परेचर के साथ में एक्टिविटी बढ़ती जा रही है।
टेम्परेचर के साथ में एक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। केवल इस रेंज की बात है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना 15 से 35, 15 से 35 की रेंज में अगर हम हर 10 डिग्री पे देखें तो हर 10 डिग्री के ऊपर U10 फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की जो स्पीड है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। दिस इज Q10 रूल। कि अगर हम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर का प्रभाव कैसे पड़ता है उसकी बात करें तो हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या तो स्पीड डबल हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी, लेकिन कब तक? मिनिमम से ऑप्टिमम तक। अगर हम ऑप्टिमम से आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा रूल काम नहीं करता है। ऑप्टिमम से बाद में काम नहीं करेगा, मिनिमम से पहले भी काम नहीं करेगा, ऑप्टिमम से बाद में भी काम नहीं करेगा और मिनिमम से पहले भी काम नहीं करेगा, केवल मिनिमम से ऑप्टिमम के बीच में काम करेगा। और कैसे काम करेगा? हर 10 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर या तो 2 कैटालाइज रिएक्शन की रेट या तो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगी। दिस इज नॉन एज वॉन हॉब्स रूल। तो ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुई बातें? आपको पूछना हो इन चीजों से जुड़ा हुआ, जो भी आज हमने डिस्कस किया उससे जुड़ा हुआ कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं एक बार। एनी डाउट आप लोगों का? हाँ संगीता, कुछ क्लियर हुआ? हाँ गोविंद, आप बताइए बेटा, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट वाउट तो नहीं आपके? ओके ओके देन, चलो ठीक है। किसी का भी डाउट हो तो आप मुझे उस डाउट को नोट कर लिया करो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी डाउट रहे तो आप उनको डेली नोट कर लिया करो, नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दिया करो या मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो जो भी चीजें हैं वो आपकी हाथों हाथ क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके देन। तो आज की हमारी जो क्लास थी उसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके एंड बाय बाय। बाय।